हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है वो 6 लेकर आए हैं, जो आपके नेवी एंड एयरफोर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिलता रहता है, या टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको बताना है सी जम्प्ड डैश द रिवर। आपको बताना है कि जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान का जगह पर क्या होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है इन, सेकंड में है इनटू, थर्ड में है अक्रॉस एंड फोर्थ में है नॉन। आपको बताना है कि जो ये फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी में से। तो जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड नंबर में है चूज द एंटोनिम्स ऑफ एडमायर। आपको एडमायर एक शब्द है, उसका एंटोनिम्स चूज करना है, ठीक। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग। आप इसे अपोजिट यानी उल्टा, आपको उल्टा शब्द बताना है। एडमायर का उल्टा शब्द बताना है कि क्या होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है प्रे, सेकंड में है क्रिटिसाइज, थर्ड में है लाइक एंड फोर्थ में है एब्यूज। आपको बताना है कि जो सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी और डी में से। तो जो आपका सेकंड है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एडमायर यानी प्रशंसा करना। एडमायर यानी प्रशंसा करना, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक। और क्रिटिसाइज यानी किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज यानी किसी की बुराई करना, ठीक। लाइक यानी पसंद करना, एब्यूज यानी गाली देना, ठीक। मैं सारा का वर्ड मीनिंग हिंदी वर्ड लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। एब्यूज यानी गाली देना, लाइक यानी पसंद करना, पसंद करना, ठीक। और ये प्रेज और एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना। एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, ठीक। तो आप लोग इसका हिंदी अर्थ लिख लीजिए, या कहीं कॉपी बना रहे हैं तो कॉपी पर लिख लीजिए। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम्स ऑफ इनिवियस। आपको इनिवियस का सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। आपको सेम मीनिंग का अर्थ बताना है कि इनिवियस का सेम मीनिंग क्या होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बीटर, सेकेंड में है एंग्री, थर्ड में है जेलिसियस, फोर्थ में है रिसेंटफुल। आपको बताना है कि ये जो आपका सिनोनिम्स है इनिवियस का सिनोनिम्स ए बी सी डी में से कौन है। जो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इनिवियस का सिनोनिम्स हो जाएगा जेलिसियस यानी ईर्ष्या करना, ठीक। बीटर यानी कड़वा होता है, एंग्री यानी गुस्सा, रिसेंटफुल यानी आप लोग कमेंट करके बताना है रिसेंटफुल का अर्थ क्या होता है, ठीक। रिसेंटफुल मैं आपका करा चुका हूं, जो मैं पिछली बार मैंने इससे पिछली बार जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा था तो उसमें रिसेंटफुल बताया था कि वर्ड का डिस्क्राइब किया था रिसेंटफुल क्या है। नाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, और इसके बारे में भी बताया था रिसेंटफुल के बारे में। ये उस समय का इंपॉर्टेंट वर्ड था, हो सकता है कि इस बार भी पूछ सके आपसे, ठीक। सो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि रिसेंटफुल का अर्थ क्या होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। आपको पैसिव फॉर्म बताना है किसका, टॉम वाज मेकिंग ए काइट। टॉम वाज मेकिंग ए काइट। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए काइट वाज मेड बाय टॉम, ए काइट वाज बीइंग मेड बाय टॉम, ए काइट वाज बीइंग मेड बाय टॉम, या एक टॉम मेड ए काइट। सो 44th का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और सी नंबर करेक्ट कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म में है, तो बेसिक सी पास्ट फॉर्म में है तो आपका पैसिव भी पास्ट फॉर्म में बनेगा। तो ये पास्ट में है लेकिन ये नहीं है, और ये है लेकिन ये पैसिव फॉर्म में नहीं है, तो ये आपका ये और ये गलत हो गया। नेक्स्ट बचा आपके पास फर्स्ट एंड
आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड बचा, ठीक। आप जब देखते हैं कि एक टॉम वाज मेकिंग ए काइट, ये आपका कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो कंटिन्यूअस में आपको BEING का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस बीइंग का इस्तेमाल केवल सी में हुआ है, तो इसलिए आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर में, द कैबिनेट मिनिस्टर डैश, द कैबिनेट मिनिस्टर आपको एक पार्ट में है, एंड द प्राइम मिनिस्टर सेकंड पार्ट में, वाज एट एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्निटरी। अब बताना है कि किस पार्ट में एरर है आपका, फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, या फोर्थ पार्ट में, कोई एरर नहीं है। आपको बताना है कि द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज एट एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्निटरी। जो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आपका सी नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर कैसे होगा, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर ये नाउन है, ये सेकेंड नाउन है और ये फर्स्ट नाउन है, ठीक। और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। जब आपको मालूम है कि दो नाउन है, नाउन वन एंड नाउन टू, एंड से जुड़ा है और दोनों के पीछे आपको आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल कोई भी ए एंड द में से कोई भी लगा है, तो ये जितना भी ये सेंटेंस है, जितना भी ये होगा तो प्लुरल फॉर्म में चलेगा, यानी यहाँ पर वर आएगा, वज के जगह पर वर आएगा, ठीक। तो आप लोग का ये क्लियर होगा नहीं तो आप फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ये आपका ये नाउन है और ये कि ये नाउन है, ठीक ना। दोनों एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों के पीछे आर्टिकल लगा हुआ है, और आपको ये आर्टिकल का रूल है कि यदि किसी नाउन के पहले द लगा है और दो नाउनों के पहले द लगा है और दोनों नाउन एंड से जुड़ा है, तो प्लुरल उसका जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो प्लुरल वर्ब के लिए हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपका सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल के साथ बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल होगा। यू आर डैश एक्स्ट्रावेगेंट यानी खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ होता है खर्चीला, अधिक पैसा खर्च करने वाला। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है ए, सेकंड में है एंड, थर्ड में है द एंड फोर्थ में है नॉन। आपको बताना है कि जो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो जो सिक्स्थ का करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी यू आर एन एक्स्ट्रावेगेंट, यानी तुम एक खर्चीले व्यक्ति हो। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर, आपको प्लुरल बताना है कि प्लुरल फॉर्म ऑफ मैन ऑफ वार। जो आपको ये मैन ऑफ वार है इसका प्लुरल बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में मेन वार, सेकंड में है मैन ऑफ वार्स, थर्ड में है मेन ऑफ वार्स, फोर्थ में है मेन ऑफ वार। आपको बताना है कि जो सेवेंथ का करेक्ट आंसर कौन होगा। जो सेवेंथ का करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक, यानी मेन ऑफ वार। मैंने पिछले बार में बताया कि जो रूट वर्ड होगा, जैसे आपको कोई शब्द मिला, जैसे आपको कंपाउंड नाउन मिले, कंपाउंड नाउन का अर्थ करने का अर्थ होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक। जब आपको कंपाउंड नाउन का प्लुरल फॉर्म बनाना होता है तो आप रूट वर्ड को प्लुरल फॉर्म में चेंज करते हैं। रूट वर्ड को प्लुरल फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि जब भी कंपाउंड नाउन हो, और कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बना होता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन को जब प्लुरल फॉर्म में चेंज करना होता है तो रूट शब्द को, यानी रूट वो जो वर्ड होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक। और यहाँ पर रूट वर्ड क्या है, तो यहाँ पर रूट वर्ड मैन है, और मैन का प्लुरल क्या होता है, MEN। बाकी सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया जाता है, ठीक। मैंने पिछला जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट था उसमें भी ये चीज बताया था, और इसमें इस बार भी आपको मैं ऐसा करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर में है चूज द फेमनाइन वर्ड ऑफ बैचलर। आपको फेमनाइन वर्ड बताना है कि इनमें से कौन सा फेमनाइन वर्ड है, किसका, तो बैचलर का, ठीक। बैचलर का फेमनाइन वर्ड बताना है।
एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है मैडम, सेकंड में है मेड, थर्ड में है स्प्रिंटर एंड फोर्थ में है बी एंड सी। बैचलर यानी कुंवारा, ठीक, बैचलर यानी कुंवारा। अब तो कुंवारा का फेमनाइन क्या होगा, कुंवारी, कुंवारी हो जाएगा। मैडम, मेड, स्प्रिंटर या बी, डी में बी एंड सी, यानी आपको बी या सी दोनों सही है। तो जो आपका 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये दोनों का अर्थ होता है कुंवारी, ठीक। मेड का अर्थ भी होता है कुंवारी और स्प्रिंटर का भी अर्थ होता है कुंवारी, ठीक। और बैचलर का अर्थ होता है कुंवारा। सो 8 का आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर, चूज द सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है सेंटेंस। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है भावना रीड इन वोमेन्स कॉलेज। आप लोग इसे पढ़ लीजिए, सारा का वर्ड सेम आ जाएगा, इसलिए आप लोग इसे पढ़ के बताइए कि 9th का कौन सा करेक्ट होगा। जो 9th का करेक्ट होगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 9th का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका ये कॉन्सेप्ट है पोस्ट ऑफिस का, ठीक। पोस्ट ऑफिस का आपका 8 से 10 जो रूल्स हैं वही उसी में से एक क्वेश्चन है ये, कि जैसे आपको प्लुरल लिखा है और किसी से बिलोंग करवाना है, जैसे प्लुरल है, वोमेन प्लुरल है ना, और बिलोंग करवाना है, ठीक। तो आपको कॉमा देकर इसे एस लगाना होता है, यानी पोस्ट ऑफिस एस लगाकर उसको लिखना होता है, ठीक। तो आपका 9th का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका गलत है, ये भी गलत है। ये प्लुरल है लेकिन एस लगाए, तो ये प्लुरल तो हो ही गया है, फिर इसमें एस लगाने की क्या जरूरत है, इसलिए आपका फर्स्ट नंबर गलत। ये एस के बाद कॉमा लगा है, तो इसका भी एसेंस गलत, इसलिए आपका 9th का थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। 10th नंबर है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द एडजेक्टिव है। और ये क्वेश्चन आपसे, आप यदि एयरफोर्स या नेवी का एग्जाम दिए होंगे तो ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडजेक्टिव, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नाउन, ठीक। आपको छांटना होता है। एडवर्ब भी पूछता है कि इनमें से कौन सा एडवर्ब है, ठीक। आपको बताना है टीचर, एडजेक्टिव कौन सा शब्द है, टीचर, मैनेजमेंट, ब्यूटीफुली या ब्यूटीफुल है। जो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 10th का जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटीफुल जो है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक। और मैं आपको इन दोनों में अंतर बता देता हूं, इन दोनों में अंतर, डिफरेंस, ठीक। दोनों का यदि एलवाई लगा है, एलवाई का दो अर्थ निकलता है, ठीक। एडजेक्टिव कब होगा, जब नाउन के बाद प्लस एलवाई लगा रहे तो एडजेक्टिव होगा, ठीक। नाउन के बाद जब एलवाई लगा रहे तो एडजेक्टिव होगा। इसे मैं थोड़ा सा कंजस्टेड हो जा रहा है तो सर आसानी से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। नाउन के बाद, जिसे आप यहां से ध्यान से देखिएगा, एडजेक्टिव कब होगा, जब नाउन प्लस एलवाई लगा रहे। नाउन कहने का अर्थ है वैसा शब्द जिसके अंत में ई आर, ओ आर, टी वाई, ठीक है। ब्यूटी आपका नाउन हो गया, ठीक। ब्यूटी, अब उसमें एलवाई लगेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। यहां पर ये कॉन्सेप्ट, एडवर्ब का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप इस जो कॉन्सेप्ट है ये एडवर्ब और एडजेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपका एडवर्ब का भी क्लियर कर दूं, एडजेक्टिव आप मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक। ये नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव हो जाएगा। यदि एडवर्ब का होना है, जब आप एडवर्ब छाटना है तो एडजेक्टिव प्लस एलवाई, ठीक। आपको एडजेक्टिव प्लस एलवाई होना चाहिए एडवर्ब के लिए। एडवर्ब के लिए क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव प्लस एलवाई। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। एडजेक्टिव प्लस एलवाई। और यहां पर ये जो ब्यूटीफुल है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक। और एडजेक्टिव में एलवाई लगा देने से ये एडवर्ब बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। और एडजेक्टिव के लिए आपका जैसे यूएल शब्द के अंत में यूएल, डबल ओ एल, ऐसे शब्द होते हैं जिसे आप से पहचान सकते हैं। और नाउन के लिए ई आर, ठीक ना, ई एन टी, ये शब्द, ओ आर, टी वाई,
ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको शब्द के अंत में लगे रहते हैं, तो उसे आप पहचानने के लिए कि ये नाउन है, पहचान लेंगे आप उससे। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपको वन वर्ड बताना है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, OWS है, एंड बताना है किसका, वन हु चेंज साइड। और ये मैं आपको करा चुका हूँ कि वन हु चेंज साइड का अर्थ क्या होता है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है टर्न कोट, सेकंड में है हुपी, थर्ड में है मुटनी, एंड फोर्थ में है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। सो जो 11th का करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी जो इसको दल बदलू भी कहते हैं, दल बदलू, दल बदलू कहेंगे, ठीक। टर्नकोट यानी दल बदलू, यानी वैसा व्यक्ति या वैसा वैसा व्यक्ति जो अपना साइड चेंज करता है, कभी इस साइड कभी उस साइड। अब बताना है आइडम एंड फ्रेजेज का मीनिंग बताना है आपको 12th में। एंड सेंटेंस है कंगारू कोट, कंगारू कोट को आपका ऐसी बताना है, सेंटेंस बताना है, ठीक। मैंने इसका अर्थ क्या होगा, आइडम एंड फ्रेजेस का अर्थ क्या होगा। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में पैजल्ट, सेकंड में टू बी प्रैंक्ड, थर्ड में अनऑफिशियल कोट, थर्ड में है, फोर्थ में इजी। आपको बताना है कि जो कंगारू कोट है उसका मीनिंग क्या होगा, पजल्ड होगा, टू बी प्रैंक्ड होगा, अनऑफिशियल कोट होगा, या इजी होगा, इजली होगा, ठीक। तो जो आपका 12th है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कंगारू कोट याद करने का तरीका जैसे क्रिकेट आप देखते होंगे, ठीक। क्रिकेट में जो ऑस्ट्रेलियाई हो स्लेजिंग बहुत अधिक करते हैं, स्लेजिंग अधिक करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू अधिक पाए जाते हैं, ठीक। कंगारुओं का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक। अब जब स्लेजिंग करेंगे तो पेनाल्टी तो लगेगा, कोर्ट में तो जाएंगे, जब स्लेजिंग करेंगे कोर्ट में जाएंगे तो उसे सुलझाने के लिए आप अनऑफिशियल तरीका अपनाएंगे, बचने के लिए उसे। जैसे आप ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हो, आप ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हो, आप पर स्लेजिंग का आरोप लगा, स्लेजिंग कर रहे हैं, कोर्ट थी, आपको एम्पायर पकड़ लिया, आप पर केस चला, कोर्ट में जाएंगे। अब आप चाह रहे हैं कि कोर्ट में ना जाए, कोर्ट में ना जाने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, अनऑफिशियल तरीका अपनाएंगे, ठीक। अनऑफिशियल तरीका क्या होगा कि कोर्ट के बाहर आप उसे सुलझा लीजिए, सॉरी बोल दीजिए या माफी मांग लीजिए, ठीक। इस तरह से, तो आप इस तरह से इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, मैंने भी इसे ऐसे ही याद किया हूं। नेक्स्ट है 13th, आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग। 13th में है जो करेक्ट स्पेलिंग बताना है, डीजल, डीजल, सिगरेट, क्रेजियस या कैनिबल। तो जो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्रेजियस आपका सही लिखा हुआ है, डीजल, डीजल या तेल है, ये DIESEL होता है, ठीक। कैसेट, कैसेट का आप भी नोट कर लीजिए, CASSETTE होता है। कैसेट में डबल एस और डबल टी होता है, डबल एस डबल टी, डबल एस डबल टी, आप इसे याद कर लीजिए, कैसेट में डबल एस डबल टी, ठीक। कैनिबल, कैनिबल यानी नरभक्षी, इसका हिंदी लिख लीजिए डीजल, डीजल यानी तेल होता है, कैसेट यानी कैसेट, ठीक। कैनिबल CANNIBAL होता है, कैनिबल यानी नरभक्षी, नरभक्षी, ठीक है, ठीक। और इसका मैं आपका सारा हिंदी मैं आपका टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर नोट कर लीजिएगा। नरभक्षी हो जाएगा कैनिबल, कैनिबल में डबल एन आता है, इसमें सिंगल एन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 14th नंबर, 14th नंबर में आपको सुटेबल कंजक्शन भरना है। एंड सेंटेंस है सी वाज इंटेलिजेंट डैश सी वाज पुअर। आपको बताना है कि जो खाली स्थान है उसके जगह पर एंड होगा, ऑल्सो होगा, एज वेल एज होगा, या बट होगा। तो जो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सी वाज इंटेलिजेंट, वह तेज थी लेकिन गरीब थी, तेज और गरीब नहीं थी। यहां पर एंड का इस्तेमाल करेंगे यदि, एंड का, वह तेज थी और गरीब थी, ये सेंस नहीं बनता है। वह तेज भी, वह तेज थी और गरीब भी थी, ये भी सेंस नहीं बनता। एज वेल एज यानी के साथ में आता है, तो ये भी सेंस नहीं बनता है, ठीक। इसलिए आपका बट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 15th नंबर, और ये आपका क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बोथ श्याम एज वेल एज राम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जाम। आपको बताना है कि जो श्याम एज वेल एज राम है,
आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर इन एग्जाम, यानी किस पार्ट में गलत है, ए बी सी और डी में से, ठीक। सो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त के, फ्रेंड के, रिलेटिव्स के जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।